देखिए आज हम ग्रामर के बारे में बात करने वाले हैं और यहाँ पर 10 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। क्लास 9 थे, क्लास 10 थे, क्लास 11 और क्लास 12 में 5 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब होता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हमें क्या है कि इनकी प्रैक्टिस करनी है। ब्लैंक के रूप में आपको डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, मॉडल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स कुछ भी दी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 10 सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं और ये जो सेंटेंस है आपकी जो समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन निर्देशात्मक कक्षाओं हेतु एक मॉड्यूल तैयार किया गया है, मतलब बोर्ड ने एक मॉड्यूल तैयार किया है और ये मॉड्यूल में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो एमपी बोर्ड ने ऐसे कुछ मॉड्यूल तैयार किए क्लास 9 के लिए, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 के लिए। ये उन बच्चों के लिए है जो डी और ई ग्रेड के हैं, है ना, जो क्लास में काफी कमजोर हैं, तो उनके लिए एक मॉड्यूल बनाया गया है। और इस मॉड्यूल के अंदर ग्रामर का एक पार्ट दिया हुआ है जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस दिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। तो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो कौन से सेंटेंस में कौन सा यहाँ पर वर्ड चूज होने वाला है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस दिया है राम इज सिटिंग राधा एंड सपना। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, एक तो दिया है बिटवीन और दूसरा दिया है एमोंग। अब बिटवीन का मतलब बीच में होता है और एमोंग का मतलब भी बीच में ही होता है, दोनों का अर्थ बीच में होता है। बिटवीन का मतलब भी बीच में, एमोंग का मतलब भी बीच में। कौन सा वर्ड यहाँ पर चूज करना है ये हमें देखना है। सबसे पहले हम बिटवीन के बारे में बात करते हैं। बिटवीन का प्रयोग होता है दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो स्थान हो सकते हैं। मतलब दो व्यक्ति, दो वस्तु और दो स्थान के बारे में अगर बात होती है तो वहां पर बिटवीन का प्रयोग करेंगे। और एमोंग का प्रयोग किसके लिए करना है? दो से अधिक, दो से अधिक। अगर दो से अधिक सेंटेंस में दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु और स्थान की बात बताई गई हो तो उसमें एमोंग का प्रयोग करना है। सेंटेंस में हमें देखना है राम इज सिटिंग, राम बैठा है, राधा एंड सपना, राधा और सपना के बीच में। तो यहाँ पर नाउन की यहाँ पर संख्या दो दी है, एक तो राधा और एक दिया है सपना। दो नाम दिए यहाँ पर राधा और सपना। ठीक है, अब राधा और सपना दो नाम दिए हैं तो दो के लिए बिटवीन का प्रयोग होगा। तो सही ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या चूज होगा? बिटवीन। तो हम यहाँ पर बिटवीन लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो यहाँ पर लिखा होता है स्टूडेंट्स, लिखा होता राधा एंड सपना के स्थान पर यहाँ पर लिखा होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर स्टूडेंट्स लिखा होता तो ये क्या है, स्टूडेंट्स दो से अधिक हो जाते, दो से ज्यादा हो जाते, क्योंकि स्टूडेंट के आगे एस लगा हुआ है। तो यहाँ पर प्लूरल नंबर में हो गया, यहाँ पर स्टूडेंट है जो नाउन है प्लूरल नंबर में हो गया, मतलब बहुवचन के रूप में हो गया। तो दो से अधिक हो जाएगा तो फिर क्या लगाते हैं हम? एमोंग लगाते हैं। तो ये हमें छोटी छोटी चीजें हमें क्लियर करनी है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस देख लीजिए। मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आर्टिकल दिए हैं ए, एन और द। मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। सेंटेंस का अर्थ आपको भले पता ना हो, आर्टिकल चूज करने के लिए आपको सेंटेंस का अर्थ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल हमें ब्लैंक के सामने वाले वर्ड को देखना है। सेम ब्लैंक के सामने वाला वर्ड अगर डेफिनेट वर्ड होगा तो वहां पर डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल दा को बोलते हैं, जो डेफिनेट वर्ड होते हैं उनके आगे दा लगाएंगे। अब डेफिनेट वर्ड कौन से होते हैं वो हम आपको बता देते हैं। द्वीप, महाद्वीप, सागर, महासागर, खाड़ी, पर्वत, पठार, नदियों के नाम, धार्मिक ग्रंथों के नाम, ऐतिहासिक इमारतों के नाम, वाद्य यंत्रों के नाम, राजनीतिक पार्टियों के नाम। तो ये जितने भी नाम होते हैं इनको बोलते हैं डेफिनेट वर्ड। और जो डेफिनेट वर्ड होते हैं उनके आगे डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। ठीक है,
अब यहाँ पर मूल लिखा है प्रकृति की एक वस्तु। जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उनके आगे डेफिनेट आर्टिकल दा का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मून लिखा है, मून में से होता है चंद्रमा, सन, मून, अर्थ, है ना, जुपिटर। तो ये जितने भी ग्रह नक्षत्र होते हैं, मतलब दुनिया में ऐसी चीजें जो केवल एक ही हो, उनके आगे आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, वो डेफिनेट वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल हम दा का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर दा आ जाएगा। थर्ड सेंटेंस दिया हुआ है, मंडे कम्स संडे आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बाद में। मंडे कम्स, मंडे आता है, संडे, संडे के बाद में या पहले। अब आप कहोगे सर संडे से शुरू करें कि मंडे से शुरू करें? जो डे होते हैं वो कहां से शुरू होते हैं? आपने कैलेंडर देखा हो, कैलेंडर में सबसे ऊपर कौन सा डे लिखा होता है? संडे। इसका मतलब सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं वो संडे से शुरू होते हैं, ठीक है। तो हम काउंट कहां से शुरू करेंगे? संडे से। स्टार्ट कहां से करने वाले? संडे से। तो संडे, संडे के बाद आता है मंडे। तो कब आता है? बाद में, है ना। तो मंडे कम्स आफ्टर संडे, संडे के बाद। तो यहाँ पर आफ्टर आ जाएगा, क्या याद आ जाएगा यहाँ पर? आफ्टर। मंडे कम्स, मंडे आता है आफ्टर मतलब बाद में, संडे मतलब संडे, संडे के बाद। तो संडे के बाद मंडे आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आफ्टर। तो हमें क्या है, एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रटना नहीं है, सेंटेंस क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट उसका क्लियर होना चाहिए। रट के जाओगे तो सेंटेंस में वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव रट के नहीं जाना है, बल्कि हमें उसका कॉन्सेप्ट समझना है। फोर्थ सेंटेंस दिया है, वी ओबे आवर टीचर्स। हमें ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना। आवर टीचर, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो शिक्षक है, उनकी हमें क्या करना चाहिए? आज्ञा मानना चाहिए। एक तो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आउट टू, शुड और मस्ट। तीनों का अर्थ चाहिए होता है, तीनों का मतलब चाहिए, ठीक है। आउट टू का मतलब भी चाहिए, शुड का मतलब भी चाहिए, मस्ट का मतलब भी चाहिए। अब हमें यह क्लियर करना है कि कौन सी मॉडल वर्ब कौन से सेंटेंस में उपयोग होती है। अब देखिए, अगर कोई चीज कंपलसरी बताई जाए, कंपलसरी कि आपको ये करना ही पड़ेगा और ये नहीं करोगे तो आपको दंड मिलेगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम मॉडल वर्ब मस्ट का प्रयोग करेंगे। आउट टू और शुड, ये दोनों मॉडल वर्ब ऐसी है जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। जहां पर शुड का प्रयोग होता है वहां पर आउट टू का प्रयोग भी कर सकते हैं, और जहां पर आउट टू का प्रयोग होता है वहां शुड का प्रयोग भी किया जा सकता है। दोनों का प्रयोग, और दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसमें किसी कार्य को करने की अनिवार्यता नहीं बताई जाती है, यह आपकी सेंसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो देखिए यहां पर वी ओबे आवर टीचर। ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना, हमें आज्ञा मानना चाहिए। आवर टीचर्स, हमारे टीचर्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये हमारी सेंसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट आज्ञा का पालन करते, कुछ नहीं करते। तो जो नहीं करते क्या उनको पनिश तो करते नहीं कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो, है ना, वो उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर आउट टू का प्रयोग भी किया जा सकता है और शुड का प्रयोग भी किया जा सकता है। दोनों में से किसी एक का हम चूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दोनों ही सही मानेंगे। तो मैं यहाँ पर आउट टू लगा देता हूं, आउट टू, ठीक है। शुड भी आप लगा दोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन मस्ट का प्रयोग कब करेंगे? जब किसी काम को डेफिनेट आपको करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे अगर मान लो लिखा होता वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, तो उसमें मस्ट यूज करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स का अगर पालन नहीं करोगे तो दुर्घटना घटित हो सकती है, चालान आपका बन सकता है ना, ट्रैफिक पुलिस चालान बना सकती है।
तो कंपलसरी है। तो ऐसी कंपलसरी कोई बात अगर बताई जाए सेंटेंस में तो उसमें मस्ट का प्रयोग करना है। मॉडल वर्ब चूज करने के लिए आपको सेंटेंस का अर्थ तो लगाना ही पड़ेगा, बिना अर्थ लगाए हम मॉडल वर्ब चूज नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, द बुक इज द टेबल। द बुक इज मतलब है द टेबल, टेबल पर। तो देखिए आन का मतलब भी पर ही होता है और अपान का मतलब भी पर ही होता है ना। अब दोनों में क्या फर्क है? आन का प्रयोग होता है जब कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर रखी गई हो, जैसे कि मान लो ये टेबल बनी हुई है ना। अब ये टेबल बनी है, इस टेबल के ऊपर यहाँ पर क्या है? बुक रखी हुई है। तो ये क्या है? सरफेस के ऊपर रखी हुई है। किसके ऊपर रखी हुई है? सरफेस, सतह के ऊपर रखी हुई है ना। ये बुक कहीं गति नहीं कर रही है, गतिशील अवस्था में नहीं है, मोशन वाली सिचुएशन में नहीं है कि ये जो बुक है वो टेबल के ऊपर दौड़ रही है, ऐसा कुछ ऐसी सिचुएशन में तो है नहीं। तो जहां पर मोशन वाली सिचुएशन दी गई हो, गतिशील वाली सिचुएशन दी गई हो, तो वहां पर अपान का प्रयोग होता है। लेकिन ये जो बुक है ना, ये बुक तो टेबल के ऊपर केवल एक जगह स्थिर रखी हुई है, सरफेस के ऊपर रखी हुई है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन से प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर चूज करना है हमें ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, आई हैव रीड बुक्स मेनी मच। आई हैव रीड, मैं पढ़ चुका हूं कई पुस्तकें। मेनी का प्रयोग कब करना है और मच का प्रयोग कब करना है? मेनी का प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन, ऐसी चीजें जो काउंटेबल हो, जिनको काउंट किया जा सके। काउंटेबल का मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। अगर मान लो हम किसी चीज को काउंट कर सकें तो वहां पर मेनी का प्रयोग करेंगे। और मच का प्रयोग कहां करेंगे? ऐसी चीजें जिनको काउंट नहीं किया जा सके, जो अनकाउंटेबल हो, जिनको गिन नहीं सके, उनके लिए हमें डिटरमिनर मच का प्रयोग करना है। अब हमें क्या करना है? सेंटेंस में जो ब्लैंक दिया है, उस ब्लैंक के बाद वाले वर्ड को देखना है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। तो बुक्स लिखा हुआ है, बुक्स लिखा हुआ है तो बुक्स को काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है, इसलिए यहां पर काय का प्रयोग करेंगे हम? मेनी का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा मेनी। कुछ चीजें ऐसी होती है, ध्यान देना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें दिखती है काउंटेबल लेकिन काउंटेबल नहीं होती है, और कुछ चीजें हमें ऐसी दिखती है कि अनकाउंटेबल है लेकिन वो काउंटेबल होती है। वो आप याद रखना। कौन कौन सी चीजें हैं? देखिए, अगर आ जाए मनी, क्या आ जाए? मनी। तो मनी का मतलब पैसा समझते हैं ना, पैसा, रुपया। तो वो क्या समझते हो आप? उसको काउंटेबल, उसको तो गिन सकते हैं हम, है ना। मनी को गिना जा सकता है लेकिन वो मनी काउंटेबल नहीं होती है, वो अनकाउंटेबल होती है। कैसी होती है वो? अनकाउंटेबल। तो इसके आगे हमेशा मच का प्रयोग करना। मनी लिखा हो तो हमेशा क्या यूज करोगे? मच। आप मनी को काउंट नहीं कर रहे, नोट को काउंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? नोट काउंट कर रहे हो। अगर नोट लिखा होता तो हम क्या चूज करते? मेनी। लेकिन मनी लिखा है तो फिर आपको क्या चूज करना है? मच। ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे लिखा है स्टार्स, क्या लिखा है? स्टार्स। अब स्टार्स स्टूडेंट क्या समझते हैं कि स्टार्स तो बहुत सारे, उनको काउंट किया ही नहीं जा सकता, उनको गिना ही नहीं जा सकता, लेकिन उनकी गिनती लगाई जा सकती है 1 2 3 4 5, गिनती तो लगा सकते हैं। सारे स्टार्स को भले नहीं गिन सकते लेकिन काउंट तो, कुछ स्टार्स को तो हम काउंट कर ही सकते हैं, है ना। तो वो हो गया काउंटेबल। जिनको 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से काउंट किया जा सकता है वो काउंटेबल हो गया, भले वो सारी चीजें आप उसको काउंट ना कर पाओ। तो स्टार्स को के आगे क्या यूज करेंगे हम? मेनी। क्या यूज करेंगे? मेनी, क्योंकि उनको काउंट कर सकते हैं, उनको गिन सकते हैं। और मनी के आगे क्या चूज करेंगे हम? मच। तो देखिए दोनों में फर्क है। जो चीजें हमें काउंटेबल लग रही है वो काउंटेबल नहीं है, और जो चीजें हमें अनकाउंटेबल लग रही है वो काउंटेबल है ना। तो ये कुछ अपवाद है, इनको ध्यान रखना है आपको, इनमें आप गलती बिल्कुल ना करें। अब नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, फिजिक्स नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। जो फिजिक्स है वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिए इज और आर। इज और आर, इज एक वचन के लिए यूज होती है और आर का प्रयोग होता है बहुवचन के लिए।
मतलब सिंगुलर नंबर होता है जो संख्या में एक होता है उसके लिए इज यूज करते हैं, और जो संख्या में दो से ज्यादा होता है उसके लिए आर यूज करते हैं। तो हमें यहां पर देखना है सेंटेंस के प्रारंभ में सब्जेक्ट की जगह पर सिंगुलर या प्लूरल नाउन लिखिए, क्या लिखी हुई है ये देखना है। फिजिक्स, अब देखिए फिजिक्स लिखा है तो फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक शास्त्र, एक सब्जेक्ट है। 11th में जाओगे तो साइंस 12 सब्जेक्ट लोगे तो एक सब्जेक्ट आता है फिजिक्स, है ना। अब फिजिक्स में क्या है, एस लगा हुआ है, तो स्टूडेंट इसको क्या समझ लेते हैं कि ये प्लूरल नंबर है, बहुवचन, जबकि उसकी स्पेलिंग ही है, फिजिक्स की स्पेलिंग में ये आता है, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही है। ये फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, लेकिन स्टूडेंट इस एस को देखकर इसमें आर लगा के आ जाते हैं, सेंटेंस गलत हो जाता है ना। तो ये हमें प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन जैसा दिख रहा है, बट ये बहुवचन नहीं है, ये एक वचन ही है, क्योंकि फिजिक्स की स्पेलिंग में ही एस आता है, PHYSICS, ये इसकी स्पेलिंग है, इसलिए फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। 8वां सेंटेंस दिया है, सी एन एप्पल डेली, वहां एक एप्पल डेली खाती है। अब देखिए यहाँ पर इट और इट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं, एस या ईएस। तो एक वर्ब तो दी है एस वाली और एक वर्ब दी है बिना एस वाली। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। मतलब अगर मान लो यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होगा तो वर्ब भी सिंगुलर वाली ही चूज करेंगे, और यदि सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल नंबर में होगा मतलब बहुवचन में होगा, इसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब भी हम प्लूरल वाली ही चूज करेंगे, मतलब बिना एस वाली। ये चार सब्जेक्ट ऐसे हैं, ही, सी, इट, नेम, इन चारों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये वाला जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, वर्ब भरने के लिए यहाँ पर कहा गया है, सिंगुलर नंबर में यहाँ पर सी सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर एक सी चूज करेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पर, नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, द चेयर वाज बाय द स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए ब्रेक लिखा हुआ है और ब्रोकन लिखा हुआ, ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रोकन मतलब तोड़ चुका। यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन है। ब्रेक की तीन फॉर्म होती है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ऑब्जेक्ट के रूप में केवल दो वर्ब दी है, एक फर्स्ट फॉर्म और एक थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म चूज करना है कि थर्ड फॉर्म चूज करना है, ये हमें देखना है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब वाज लिखी हुई है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखी है, वाज। वाज और वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है। वाज और वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, जिसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है। ये टेंस में हमने पढ़ा है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर वाज लिखी हुई है, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी हुई है, वाज, और वाज के ठीक बाद वाली जो वर्ब है वो आईएनजी वाली आनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट के रूप में आईएनजी वाली वर्ब है क्या, यहाँ पर है, आईएनजी वाली वर्ब दी ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। इसका वाक्य है पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अगर ये वाली कंडीशन मैच ना हो, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब मैच ना हो टेंस के अनुसार, तो समझ लेना कि पक्का वह सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। और पैसिव वॉइस की एक छोटी सी पहचान ये है कि उसमें बाई का इस्तेमाल होता है, देखो बाई आ रहा है यहाँ पर। और पैसिव वॉइस में सभी टेंस में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, सबके साथ कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ब्रोकन। द चेयर वाज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट, जो चेयर है वो स्टूडेंट के द्वारा तोड़ी गई थी। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, सी हर होमवर्क डेली, वह अपना होमवर्क डेली करती है।
यहाँ पर डू लिखा हुआ है, डज लिखा हुआ है, डू और डज। सी के साथ हमें डू का इस्तेमाल करना है या डज का इस्तेमाल करना है? वैसे डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल होती है। कौन से वाक्यों में? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो ये वाला सेंटेंस ना तो नेगेटिव है ना ही ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। अब हमें ये देखना है किसी के साथ डू या डज का इस्तेमाल करें। तो सी के साथ डज का इस्तेमाल होता है, ही सी इट नेम। इनके साथ क्या कहते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। तो हमें कौन सी वर्ब चूज करनी है? ईएस वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम डज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने इस सेंटेंस में बताया था कि सी के साथ देखो इट से इस्तेमाल किया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें एस लगा हुआ था। तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें भी सी है और सी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस वाली वर्ब चूज करेंगे तो यहाँ पर डज आ जाएगा। आई होप ये सारे सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, सी इज सिटिंग द क्लासरूम। सी इज सिटिंग, वह बैठी है, द क्लासरूम, क्लासरूम में। ठीक है, अब यहाँ पर दो प्रपोजिशन दिए हुए हैं, एक दिया हुआ इन, दूसरा दिया है इनटू। दोनों का अर्थ में होता है, किसी चीज के अंदर होने की सिचुएशन में इन और इनटू का प्रयोग होता है। अब दोनों अलग अलग कंडीशन में चूज होते हैं, इन और इनटू। जब मोशन वाली कंडीशन दी गई हो, मोशन, मोशन का मतलब होता है गतिशील वाली कंडीशन, गतिशील है ना। गतिशील वाली जो सिचुएशन दी गई हो तो वहां पर इनटू का प्रयोग होगा, है ना। और स्टेबल, स्थिर वाली कंडीशन दी गई हो तो इनका प्रयोग करेंगे। तो सी इज सिटिंग, वहां बैठी है, द क्लासरूम, क्लासरूम में। अब क्लासरूम में बैठी हुई है तो वो कौन सी? स्टेबल वाली कंडीशन में, स्थिर कंडीशन में बैठी है, है ना। गति तो कर नहीं रही है। जैसे कि मान लो फिश स्विम्स इनटू वाटर, मछली पानी में तैरती है। अब मछली है वो पानी में क्या करती है? मोशन करती है, गति करती है। तो गतिशील वाली अवस्था में तो यूज करेंगे, है ना। स्थिर वाली कंडीशन में हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, मोना डाइड मलेरिया। मोना मलेरिया से मर गई। तो डाई का मतलब होता है मरना, डाइड यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी हुई, डाई यानी मरना होता है। मोना डाइड, मोना मर गई, मलेरिया, मलेरिया से। देखिए यहाँ पर ये फिक्स प्रपोजिशन है, फ्रॉम और ऑफ। डाई के ठीक बाद फ्रॉम का इस्तेमाल भी होता है और ऑफ का इस्तेमाल भी होता है। ये दोनों फिक्स प्रपोजिशन हैं जो डाई के ठीक बाद आते हैं। अब हमें देखना है कि अगर कोई बीमारी दी गई हो तो बीमारी के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग करना है। कोई रीजन दिया गया हो, जैसे फैमिली मैटर हो सकता है ना, कोई रीजन दिया गया हो तो वहां पर फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो मोना डाइड, मोना मर गई, किससे मरी वो? मलेरिया से। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफ, मोना डाइड ऑफ मलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, ही इज एसडीएम, वह एसडीएम है। आर्टिकल दिया है ए एन द। अब यहाँ पर आर्टिकल दिए हैं ए एन द, ये द है, ये डेफिनेट आर्टिकल है जो डेफिनेट चीजों के आगे यूज होता है। जैसा कि हमने आपको बताया है, जो चीजें डेफिनेट होती है, जैसे द्वीप, महाद्वीप, सागर, महासागर, खाड़ी, पर्वत, पठार, नदियों के नाम, धार्मिक पुस्तकों के नाम, ऐतिहासिक इमारतों के नाम, धार्मिक ग्रंथों के नाम और जो राजनीतिक पार्टियां होती है इनके नाम, और बहुत सारी चीजें होती है जो डेफिनेट होती है, उनके आगे द का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर एसडीएम एक शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, संक्षिप्त रूपों के आगे द का प्रयोग तो होता नहीं। अब हमारे पास ऑप्शन बचा दो, ए और एन। ए का प्रयोग उन शब्दों के पूर्व जिनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से प्रारंभ होता है। हिंदी वर्णमाला के जो व्यंजन होते हैं उनके लिए एन, ए का इस्तेमाल होता है, और हिंदी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं आ से लगाकर आहा तक, अगर इनसे साउंड शुरू होता है तो एन का इस्तेमाल करेंगे। अब हमें क्या करना है, उसको पढ़ के देखना है, उसका प्रोनाउंसिएशन करके देखना है, उसको हिंदी में लिख के देखेंगे हम, एस
डी एम, इस टाइप से। अब पहला अक्षर देखना है, पहला अक्षर हिंदी का कौन सा है? ए है, और ए क्या है? एक वोवेल है, स्वर है ना। और आगे बीच वाला अक्षर है ये वोवेल है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम? एन का इस्तेमाल करेंगे। कितना इजी है।